एक हमारे बहुत बड़े शायर थे इनकलाबी हबीब जालिब साहब, जो तबीयत की ख़राबी के बावजूद माल रोड पर आए और उनको पुलिस ने उनकी तबीयत की ख़राबी के बावजूद बहुत मारा पीटा ख़वातीन को, और बाद में फिर उन्होंने उस पर कथा भी लिखा कि जालिब सड़क के बीच जो थे वो बड़े पिटे। और फिर वहीं से विमेंस एक्शन फोरम और फिर जो उनका तराना था हबीब जालिब साहब ने कि अब दहर में बे यारो मददगार नहीं हम, वो उसी ज़माने की एक यादगार है। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ऐप्ट है कि आज हम किश्वर नाहिद से इस तारीख़ी दिन बात कर रहे हैं। और मौज़ूए गुफ्तगू जो है वो उनकी मशहूर ज़माना और बदनाम ज़माना खुदनविश जो है बुरी औरत की कथा, जिसको इस साल 30 साल हो गए हैं। तो ये ख़ुद भी एक जो है बड़ी मतलब एक सालगिरह है उस किताब की, और 30 साल उसको इस साल दिसंबर में हो जाएंगे। तो 30 साल पहले किश्वर आपा ने वो किताब लिखी थी, और उसको जितना भी मनाया जाए कम है। और ये बिल्कुल पहली तकरीब है, और अहमद शाद साहब का और आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है हमें ये मौका फ़राहम किया। पिछले 2 साल में किश्वर आपा ने एक और कथा का दूसरा हिस्सा भी लिखा है, बुरी औरत की दूसरी कथा। तो एजेंडा हमारा ये है कि हम बुरी औरत की कथा पे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ मैं इक़्तिबासात उसमें से पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से नौजवान ख़वातीन व हज़रात भी हैं जो कि जिनके हाफ़्ज़े में शायद वो किताब ना हो जो कि जिसको मनाने के लिए आज हम जमा हुए हैं। बुरी औरत की दूसरी कथा में भी कुछ बातचीत होगी, और फिर जो है किश्वर आपा की जो ताज़ा नज़में हैं जो इन्होंने पिछले 1 साल में इन्होंने मुझे बताया कोई 20-25 नज़में, इनका कलम कभी थकता नहीं है, ये मुसलसल लिखे जाती हैं, और मेरे ख़्याल में अपने हमसरों को बहुत पीछे छोड़ गई हैं ये, अगर मैं मतलब ये कह सकूँ। तो किश्वर आपा, मेरा पहला सवाल आपसे है कि बुरी औरत की कथा के बारे में कि आप इतनी बुरी औरत कैसे बन गई? इतनी बुरी औरत कैसे बन गई आप? जितने लोग हैं वो सब बुरे हैं, क्योंकि उन्होंने माशरे से बगावत की है और पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश की है, और वो सब बुरे हैं। लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप कैसे इतनी बुरी बन गई? मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ। इन बच्चियों की तरह मैं बच्ची थी तो उस वक्त से निकली हूँ, अभी तक सड़क पे हूँ, सारी कौम सड़क पे। आगे चलें आप जी। ये बुरी औरत की कथा है जो इन्होंने 1993 में 1993 में लिखी थी, जब ये बिलाजियो में इटली में इनको रॉकफेलर फाउंडेशन ने मौका दिया था कि ये थोड़ी देर के लिए वहाँ पर आएँ। और ये जो है ये किताब इन्होंने बहुत कम अरसे में लिखी, और पाकिस्तान में ये फ़ौरन ही बदनाम ज़माना हो गई, जबकि हिंदुस्तान में जो थे गोपी चंद नारंग साहब, जिनका पिछले साल इंतकाल हो चुका है, जो कि हमारे हद के बहुत का दावर नक्काद थे, तो उन्होंने फ़ौरन ये किताब छाप दी। तो उस तारीख़ के बारे में आप कुछ बताएंगी कि कैसे वो पाकिस्तान में बैन हुई और इंडिया में कोई बैन नहीं हुई? कौन सी किताब? बुरी औरत की कथा 30 मतलब ये नहीं बैन हुई। जी जी। मैंने सिमोन डी बोआ की किताब का तर्जुमा किया था, औरत और उसका जिस्म। वो किताब 2000 के करीब बिक गई, और ये कि नजम सेठी ने छापी थी, लेकिन लोगों का आया कि इसमें जिस्म और औरत और उसके पार्ट्स की बात हो रही है, इसलिए ये फहाशी है। उस किताब को बैन कर दिया गया, उसके ऊपर मुकदमा चला, और ये सारी कार्रवाइयाँ हुई, और अब तक दोबारा नहीं छपी। ये जो है बुरी औरत की कथा, ये मैं इसके नोट्स मैंने बहुत लिखे हुए थे, वो मैंने जाके वहाँ फाड़ दिए, क्योंकि इतनी रॉकफेलर फाउंडेशन में इतना काम था और इतने प्यार से उन्होंने रखा था कि ना मुझे ये फ़िक्र करनी पड़ती थी कि बावर्ची खाने का क्या हाल है, बच्चों की फ़ीस गई है कि नहीं है, बिजली का बिल आया है कि नहीं। आई वॉज टोटली ए राइटर 6 वीक्स में, और उसने मुझे बहुत मोहब्बत दी और बहुत कनात दी और बहुत हौसला दिया। और इस 6 वीक्स में मैंने ये किताब लिख के एक सेक्शन इसका भेज दिया इंडिया गोपीचंद नारंग को, एक भेज दिया नियाज़ साहब को। गोपीचंद नारंग ने अगले तो 15 दिन में छपवा दी, और नियाज़ साहब इंतज़ार करते रहे कि मैं वापस आऊँ, और मैं यूरोप घूम रही थी। तो और उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सलमान रुश्दी का नाम था जो वो चाहते थे मैं निकाल दूँ। तो मैंने कहा अच्छा निकाल दें, उसको बतौर राइटर तो आप फरामोश नहीं कर सकते। बस तब ये किताब आई। आगे चले।
इस किताब का मैं थोड़ा सा इक़्तिबास पढ़ना चाहूँगा जो आपने ये पुरानी बात हो गई, 30 साल पुरानी, लेकिन यहाँ पे बहुत से नौजवान भी बैठे हुए हैं। अच्छा, तो उनके हाफ़्ज़े को मेरे ख़्याल में दोबारा आबाद करना ज़रूरी है। ये किश्वर आपा की बुरी औरत की कथा का पहला वाला हिस्सा ये है, अपने पढ़ने वालों के नाम। ये देखिए किस तरह शुरू होता है, आई कोट। अश्काबाद एक शाम मैं और मेरा एक मिस्री दोस्त बातें कर रहे थे अपने अपने सहनों और मुल्कों में होने वाली तब्दीलियों की। वो हंसकर बोला, जो बातें तुम कर रही हो मैं भी इसी तरह बातें करता था। मेरी माँ भी बुर्का ओढ़ती थी मगर अब मेरी बेटी बिकनी पहनती है। ये 20 बरस पहले की बात है। मैं आज यहाँ इटली में बैठी अपनी कथा लिख रही हूँ। स्पेन में मेरी एक बहू शॉर्ट्स और अमेरिका में दूसरी बहू स्कर्ट पहनती है। मेरी भांजियाँ अमेरिका में डॉक्टरेट कर रही हैं और मेरी माँ डोली में बैठकर सफ़र करती थी। बड़े सग़ीर के माशरे ने 1940 से लेकर अब तक जिस तरह अपने आप को बदला है, इन तब्दीलियों ने किस तरह हमारी गलियों, मोहल्लों और घरों से लेकर जहन में कहाँ जाले बुने हैं और कहाँ खिड़कियाँ खोली हैं, ये सब अहवाल अपना बयान चाहता है। ये तहरीर किसी कैलेंडर या ज़िंदगी की सीढ़ियों को दर्जा बदर्जा तय करने की रुदाद नहीं है। वॉन गॉफ की एक पेंटिंग है जिसका उन्वान है जूते आखिर ये किसके हैं, एंड कोट। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या आपका है। जब आप बुलंदशहर से पाकिस्तान आ रही हैं तो आप एकदम से आपका बुर्का हटवा दिया गया था, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। देखो, चीज़ों को सेंसेशनल मत बनाऊं जी। हुआ ये था कि मैं 7 साल की और बुर्का उड़ा हुआ थे। तो जब जहाज़ में बैठने लगे तो उन्होंने कहा कि 12 साल की बच्ची को तो बुर्का नहीं पहनना चाहिए, तो इसने बुर्का है तो इसका तो पूरी टिकट लगेगी। तो वो 1 मिनट में वो बुर्का उतर गया और मैं 7 साल की आधी टिकट पे आ गई और आधे टिकट अभी तक आधे टिकट पे ही चल रही हूँ। मुख्तसर सवाल, मुख्तसर जवाब। और फिर ऐसा भी हुआ कि लाहौर में आप सादत हसन मंटो साहब, जिनकी बेटी यहाँ फ्रंट ऑडियंस में बैठी हुई हैं, आप उन्हें अपने बुरके में मिलने गई थी, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में भी ज़रा बताएं। तो वापस आके फिर बुरका, मेरा MA तक मैं बुरका पहन के जाती थी हर जगह, और लेडीज़ रूम में जाके बुरका रखती थी, डिबेट में हिस्सा लेती थी या मुशायरे में हिस्सा लेती थी। कोई कप लिया है वो लेके बुर्का ओढ़ के घर वापस आती थी, और वो कप या जो कुछ ये होती थी वो उसको मैं आटे के कनस्तर में छुपा देती थी, वरना अम्मा ने नाराज़ होना था कि फिर आ गई है ज़ुबान दराजी करके। क्या आप हमारे उर्दू अदब में पहली बुरी औरत थी, आपके कोई रोल मॉडल भी थे इस सिंफ में? असल में जिरा करने के लिए आज की नशस्त नहीं है। आप जिरा कर रहे हो, जिरा के लिए नहीं है, समझने के लिए है। ये किताब लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, आप उससे आगे बढ़िए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और वाक़या जो है वो बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि जब आपकी पेन फ्रेंडशिप शुरू हुई थी, और पेन फ्रेंडशिप आपकी शुरू हुई थी, आपने कलमी दोस्ती का आगाज़ किया था, और एक साहब जो हैं वो आपसे मुतासिर होकर जो है वो आपके दरवाजे पर ये 70 साल पहले का वाक़या है। उस वक्त मैं 12 साल की थी जब ये वाक़या है। मैं कलमी दोस्ती के अखबार में निकलता था तो मैंने भी कलमी दोस्ती का लिख दिया अखबार में। मैं उस ज़माने में अखबारों में छोटे छोटे मज़मून लिख रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने ख़त लिखे, बड़ा सख्त नाराज़ हुई अम्मा, लेकिन कुछ लोग जो थे ढीठ बन के आ गए। एक साहब आए टांगे में, उन्होंने बहुत सारे जोड़े पकड़े हुए थे और बहुत सारा सामान, मिठाइयाँ, और वो आए, उन्होंने कहा कि मैं तो रिश्ता लेकर आया हूँ। तो फिर सबने बताया कि आपको गलतफहमी हुई है, वो तो 12 साल की लड़की है, उसने कलमी दोस्ती करने के लिए ख़त लिखा था, उसने रिश्ता मांगने के लिए तो नहीं लिखा था। तो फिर बेचारों को वापस लौटना पड़ा। यहाँ से एक और इक़्तिबास है, ये मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। पढ़ो, इक़्तिबास नहीं पढ़ना आपको, आप सवाल करेंगे आप। हाँ, क्योंकि वो किताब लोगों को पढ़नी आती है। अच्छा, आपने तो मुझे नज़में पढ़ने दो फिर। हाँ, आपकी एक नज़म है जो शायद यहाँ पे लोगों को कम पता है, 80 बुरियां वे लोग को। उस नज़म को अगर आप थोड़ा सा शेयर नहीं सुना सकती क्योंकि वो इतनी मोटी किताब में है। वो शाह हुसैन का मिसरा है, 80 बुरियां वे लोग को।
तो उस पर मैंने एक तवील नज़्म लिखी थी और उसी नज़्म के तसलसल में ये किताब आई थी। और ये सिलसिला हर औरत के यहाँ चल रहा है कि जहाँ भी जिस औरत ने ज़रा कलम उठाया या कागज़ उठाया या कदम उठाया, उसके पीछे बहुत सारे लोग घर से लेकर बाहर तक लगते हैं, लेकिन एक साबित कदमी जो होती है वो आपको खड़ा रहने देती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि सबको कहें कि साबित कदमी जो है वो बुनियादी बात होती है जो इंसान को आगे लेके जाती है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द। आपने इस अपनी बुरी औरत की कथा में अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का भी जिक्र किया है और आपके जो शरीक हयात है यूसुफ़ कामरान, जिनका बहुत जल्दी मतलब इंतकाल हो गया, उसमें आपने एक इंटरेस्टिंग वाक़या लिखा है कि जब उन पर FIR कटी थी और 1970 में, और उनको जो है वो उठवा लिया गया। मैं जवाब देती हूँ, आप ना करें। सन 70 में माशाल्लाह लग चुका था। हम जिस मकान में रहते थे रॉयल पार्क में, वो मकान अलॉट करा गया था एक कर्नल ने, तो उसको मौका हाथ आ गया। वो पुलिस लेके रात को 2:30 बजे आ गया कि घर खाली करो, तुम्हें ये मैंने घर ले लिया है। तो उस वक्त यूसुफ़ और उनके वालिद दोनों बाहर निकले और यूसुफ़ ने उनसे कहा कि फ़ौज क्या जाने हुकूमत चलाना, तुम क्या करने आ गए हो फ़ौजियों को। और इस फ़िक्रे पे यूसुफ़ के ख़िलाफ़ 1 साल कैद की सज़ा और पता नहीं क्या कुछ कहा गया था। तो वो बड़ी मुश्किल से वो सज़ा ख़त्म हुई थी और फिर वो इंसानों की ज़िंदगी में आ गया था। तो इस किताब से आगे जाओ, इसके बाद 7 किताबें मैं लिख चुकी हूँ। उस FIR में लिखा था, दूसरी वाली किताब जो है वो इसके बाद है जी। अब हम दूसरी किताब की तरफ चलते हैं। ये किताब जो है ये 2 साल पहले आई थी कोरोना के ज़माने में, और मेरे ख़्याल में आपको कोरोना हुआ भी था उससे पहले। तो ये आप क्यों लिखी आपने दूसरी बुरी औरत की दूसरी कथा? पहली वाली जब इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई और बदनामे ज़माना भी हुई, तो 30 साल बाद आपको कैसे ख्याल आया? बदनामे ज़माना बिल्कुल नहीं हुई। आप मुंह में लोगों के लफ्ज़ मत डालिए। अगर आप ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है तो और बात है, क्योंकि बात यह है कि हर वो चीज़ जो लोगों को सामने पसंद आई हो, किताब के 12 एडिशन छप चुके हैं उस बुरी औरत की कथा के, और इस किताब का भी है। और फिर ये ज़िंदगी में बुरा मनाना या बुरा होना या सलूक करना वो किसी एक साल पे मुक़य्यद नहीं होता। आज भी अगर मैंने बालों को कलर लगाना छोड़ा है तो बहुत से लोग कह रहे हो, अरे फैशन हो गया है ना सफ़ेद बालों का, इसलिए तुमने अपने बाल सफ़ेद कर रही हो। तो हर सवाल का जवाब लोगों के पास है, हम लोगों के पास भी उन सवालों का जवाब होना चाहिए। आगे चलें। तो ये आपने लिखी क्यों थी दूसरी कथा? यार बता तो दिया है, लिखी क्यों थी, गज़ल क्यों लिखती हूँ, नज़्म क्यों लिखती हूँ, बात क्यों करती हूँ, सब चीज़ें ये इस जहाँ पे आज ख्याल आते हैं वो लिखती हैं। मैं तो आप लोगों से सवाल ले लीजिए। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि प्लीज़ आप 1 मिनट ज़रा आप इस सेशन का तकद्दुस जो है वो पामाल ना करें, हम आएंगे सवाल जवाब की तरफ भी प्लीज़। मैं आऊँगा ऑडियंस की तरफ। मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी जो पहली कथा है उसमें और इसमें बहुत बुनियादी मतलब फ़र्क है। उसमें मतलब मुझे लग रहा है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसमें आपने पहली वाली किताब में आपने अपनी जीवन कथा जो है लिखी है। इस वाली दूसरी किताब है, मुझे महसूस हो रहा है कि इसमें दूसरे लोगों का जिक्र ज़्यादा है। तो क्या ये आपकी मतलब शऊरी कोशिश थी कि मतलब इसमें दूसरे लोगों का जिक्र आप इसमें कहीं नहीं है? इंसान बढ़ता जाता है आगे अगर कोशिश करे तो, सोचता रहे और लोगों से मिलता रहे। तो ये कौन कहेगा कि मैं अगर लैला खालिद से मिली हूँ तो लोगों को इल्म में ना आए कि वो पाकिस्तान आई थी और हम लोगों की दोस्ती चल रही है उस वक्त से। लोग कौन नहीं चाहेगा कि उसे पता चले कि मैं सेवंदी बुआ की किताब भी तर्जुमा की हूँ, मैं उससे मिली भी हूँ। कौन चाहेगा कि ये ना पता चले फ़ातिमा बर्नीसी कौन थी, इतनी बड़ी राइटर थी और ट्यूनिस की रहने वाली थी। तो इसलिए अगर उन लोगों के नाम आपको नहीं आते थे तो मेरी गलती नहीं है। किताब जो पढ़ते हैं उनको पता है मैं किन के बारे में लिख रही हूँ।
इस किताब में आपने कुछ रफ्तगान को भी अपने नज़मों में जो है वो याद किया है, तो आप कुछ नज़म सुनाना चाहेंगी इस किताब में से? असल में बात यह है कि इस किताब में तो जो आखिर में नज़में मैंने जो दी हैं वो ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से है, उनमें से नहीं। उस साल में जो कुछ हो रहा था 2 सालों में, यानी हम अपना दरवाज़ा खटखटा के खुद देखते थे कि कोई आया तो नहीं, टेलीफोन बजा तो नहीं, ये सारी चीज़ें हम देखा करते, सोचा करते थे। लेकिन उन 2 सालों के अंदर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई और दुनिया भर में जो दहशतगर्दी हुई और उसके बाद जो दुनिया जिस तरह आगे बढ़ी है, उसके ऊपर सोचना और लिखने की ज़रूरत है। मैंने अभी आपको जो सुनाने लगी हूँ वो है एक नज़्म जो ईरान की लड़की थी, मैसी अमीनी। वो लड़की का सर पूरी तरह ढका हुआ नहीं था और उसको पासदारानों ने इतना मारा कि वो मर गई 2 दिन बाद। उसके बाद पूरी ईरान की औरतें, यूरोप की औरतें, सारे मुल्कों की औरतें बाहर आईं इसके लिए कि इंसान का जो हक़ है उसको मिलना चाहिए। और अब तक 28 लोगों को वो ईरान वाले फांसी दे चुके हैं। तो ये इसके ऊपर मैंने मैसी अमीनी पे नज़्म लिखी थी, वो मैं आपको सुना देती हूँ प्लीज़। जिस वक्त ज़नाने मिस्र यूसुफ का दीदार करते हुए अपनी उंगलियां काट रही थीं, उन्हें किसी मज़हब ने जंजीर नहीं पहनाई थी। हाफिज़ और सादी की ज़मीन के पासदार जवान बच्ची को तंबीह करते हुए जान से मार डालने को ऐन इस्लाम समझते हैं। फ़रोज़ात के मुल्क में औरतें स्कार्फ और दुपट्टे जला रही हैं, एहतजाज में बाल काट रही हैं। शख्सी आज़ादी के लिए सारी दुनिया की औरतें नाराज़न हैं, सारी दुनिया की औरतें नाराज़न हैं। अहमद शामलू और जाफ़र पनाही कह रहे हैं, जन ज़िंदगी और आज़ादी मज़हब के मुल्कदार को वीराना बनाने वालों ने कहा, अगर बस चले तो दरख्तों को भी हिजाब पहना दे। मज़हब के मुल्कदारों को जो बात कर रहे हैं वो ज़रा बात सुन लें तो बेहतर है और बैठ जाए। मज़हब के मुल्कदार को वीराना बनाने वालों को बस चले तो दरख्तों को भी हिजाब पहना दें। ये तो लहकती शाखें देखकर होंठों पर ज़ुबान फेरते लगते हैं। अक़ीदों की ग़ुलाम गर्दिशों में औरत को मुक़य्यद करने वालों को और दुनिया के तमाम इमाम शयूख़ को याद दिला दूँ कि जब कब्र से उठाए जाएंगे माँ के नाम से पुकारे जाएंगे। जब कब्र से उठाए जाएंगे माँ के नाम से पुकारे जाएंगे, उस दिन नासहीन को अपनी बख्शिश की फ़िक्र होगी कि उस वक्त भी औरतों को हश्र के मैदान में हिजाब पहनाने को भागते रहेंगे। ये है नज़्म। शुक्रिया। चलिए इसी की कंटिन्यूटी में मैं आज के लिहाज से एक नज़्म सुनाती हूँ, उसका है मेरा प्यारा वतन। आज के ज़माने में हमारे मुल्क में ज़िंदा रहने को चाय का 1 कप और सूखी रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो काफ़ी है। यहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कोई हैसियत नहीं। प्याज और पेट्रोल एक कीमत के हो गए हैं। सारा दिन की मशक्क़त के बाद जो उजरत मिलती है उसमें क्या आ सकता है? 2 चपाती या 1 नान? कितने टुकड़े करोगे कि सबको दाढ़ बराबर कुछ हिस्सा मिल सके? वही पुराने गुर्गे सियासत के सौदागर रेड़े में लदी बीवियों को देखकर लेमोजीन रोककर हर कारे के हाथ कुछ पुड़ियाँ पकड़ा देते हैं, रेड़े की तरफ इशारा करते हैं, औरतों से अंगूठे लगवाकर हर कारा और लेमोजीन आगे चले जाते हैं। रेड़ाबान घोड़े को चाबुक मारते हुए अपना हिस्सा मांगता है और फिर नारा मार के कहता है, वोट का तमाशा लगने वाला है, हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। औरतें हंसती हुई अपने घरों को चलती और नोट गिनती जाती हैं। मोटरसाइकिलों पर तेज़ तेज़ चलते हुए नौजवान औरतों के हाथों को खाली करके भाग जाते हैं। यह है मेरा प्यारा इस्लामिया पाकिस्तान। और फिर ये कि एक साहब हामिद मीर कह रहे थे कि आप कहती हैं कि सिर्फ जवानी के बारे में ज़्यादातर गज़लें कहती जा रहे हैं, बुढ़ापे के बारे में कोई नहीं कहता कोई, और ज़िंदगी की तन्हाई के बारे में नहीं कहता। तो मैंने कहा हम लोगों ने सबने लिखा है,
और लिख रहे हैं। और उसमें ये कि एक नज़्म है जो मैंने लिखी कि इस हवाले से कि हर एक को जुलेखा का किस्सा याद होगा। आप जितने बच्चे बैठे हैं उनको भी पता होगा, कुरान शरीफ में भी आया और बाइबल में भी आया। तो मैं जुलेखा के हवाले से नज़्म पढ़ती हूँ। ज़िंदगी का कोई लम्हा जुलेखा की जवानी की तरह वापस नहीं आता है। वो लम्हे जब ज़िंदगी ख्वाबों की परत खोलते हुए शर्माती थी, बैठे बैठे मुस्कुराने को जी करता था। काजल की लकीर रोशनी की तरह हवीले बनाने लगती थी। होंठों पे जी चाहता है आके रुक जाता था। घर आंगन से बाहर झांकने की ममानियत थी। इससे कभी शेरों में हाथ पकड़ा, कभी कोई शायर या शेर अच्छा लगा। चंद दिनों बाद वो आँखों के हुजूम में गायब हो जाता। तशनगी फिर कोई मिसरा गुनगुनाने लगती। बिस्तर की सिलवटें अच्छी लगती। करवटें लेते हुए फिर कोई शेर, फिर कोई शख्स नाम बताए बगैर आँखों में ठहर के पलक झपकते ही हवा फरोश बन जाता। ज़िंदगी के बहुत फ्रेम बदले मगर इसमें कोई शेर या शख्स ठहर न सका। नातमामी के दायरे बनते गए। आँखों ने और बालों ने सफ़ेदी पहन ली। घर आई तो फ्रेम में एक साया नज़र आया जो पेंशन लेने वालों की कतार में बिल्कुल अलग थलग खड़ा था। फ़ौरन उठी और बालों में कलर और आँखों में काजल लगाते हुए जुलेखा याद आ गई। गाड़ी में बैठी तो उसी साए की आवाज़ आई, गाड़ी लॉक कर लो, कोई भी तुम्हारा बैग छीन सकता है। गियर बदलते हुए आवाज़ निकली, लम्हे गुजरने के लिए और ज़िंदगी जीने के लिए होती है। इस उम्र में तुम जुलेखा नहीं, एरिक और आयशा की दादी जुलेखा लगती हो। बच्चों को इश्क करना सिखाओ और मुस्कुराती रहो। नज़्म पहुँच गई? नज़्म पहुँच गई? अच्छा, पूछो क्या हो जाए। आपकी इजाज़त से आपने जो दूसरी कथा है उसका जो इख्तितामिया लिखा है वो मैं उसका एक टुकड़ा पढ़ना चाहूँगा। हाँ, इख्तितामिया जो है वो एक्चुअली हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन और ज़ाती ज़िंदगी है हमारे, उसमें लोग इख्तितामिया किसी और तरह लिखते हैं और मैंने किसी और तरह इख्तितामिया लिखा है। पढ़ दीजिए जी। ये बुरी औरत की दूसरी कथा जो 2 साल पहले आई थी, इसका इख्तितामिया मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस पर तवज्जो दें। सलाम। पाकिस्तान और सारी दुनिया की इस बेटी पर जिसने जमहूरियत दुश्मनों के ख़िलाफ़ मुसलसल 40 बरस तक लड़ते हुए अपनों की गोली ही से शहादत का चोला पहना, वो हर इम्तहान में बेनज़ीर रही। सलाम, हज़ार सलाम इन चिड़ियों पर जो रोज़ सुबह मुझे जगाती हैं, इन बच्चों पर जो समंदर पार करते हुए ज़मीन पे आके मर जाते हैं, इन हिजरती परिंदों पर जो किंजर झील का आलूदा पानी नहीं पीते और प्यासे रहते हैं, इन परिंदों पर जिनके घोंसले सारी दुनिया के जंगलों की आग में भस्म हो गए, इन हरफ़े हक़ बोलने वालों पर जो लापता हो जाते हैं, इन बच्चों पर जो भट्टों और हट्टियों पर नंगे पैर हंसते हुए मजदूरी करते हैं, इन सारी दुनिया के जवान जोड़ों पर जो मर्ज़ी से शादी करने पर खून में नहला दिए जाते हैं। और फिर इन्होंने अफसोस, अपने इख्तितामिया का जो आखिरी हिस्सा है वो अफसोस, उन्होंने उसका अन्वान दिया है। अफसोस इन कौमों पर जो आज़ाद होकर भी ज़हनी ग़ुलामी के भंवर में हैं, उन खुद साख्ता रहनुमाओं पर जो अमीर मुल्कों से भीख को काबिल फ़ख्र समझते हैं, इन मज़हब फ़रोशों पर जो तायद ईज़दी कभी नहीं पा सकेंगे, इन मुनसिफ़ों पर जिनके नाहक फ़ैसले से तारीख़ भी शर्मिंदा है, इन बादशाहत नुमा जमहूरियतों पर, मुसल्लत कज़ाकों पर जो अपने ही मुल्क को फ़तह करते रहते हैं, और अफसोस इन लोगों पर जो कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर सेंसर करना चाहते हैं। आपा, वैसे आज पाकिस्तान की गुनाहगार औरतों का कौमी दिन है, आपको पता है, तो अगर वो नज़म आप सुना दें। क्योंकि असल में वो नज़म जो है वो आज सारा ज़माने बड़े सुर के साथ आखिरी सेशन जो वेव का था, आज कॉन्फ्रेंस थी उसमें सुनाई है, और वो हमारे पास अभी आई नहीं, वरना मैं उसको उनकी आवाज़ में सुनाती। वो बाद में अभी बात करती हूँ। ज़रा सी बात ये सुन लीजिए कि सिर्फ औरतें नहीं, मर्द भी, सब बच्चे भी ये फील करते हैं कि
अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इस्लाम में कहीं जायज़ नहीं है और इंसानियत में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है? यूएन कहता है कि आप और बच्चों को तालीम तो हासिल करने दें, और वो बार बार कहते हैं हमें इस्लाम का ज़्यादा पता है। तो मैं उसके हवाले से बात करती हूँ। इंसान के अपने कदमों पर चलने से पहले अरबों साल तक सिर्फ अंधेरों में छुपी रही दुनिया, जैसे जैसे रोशनी बढ़ी, कहीं याजूज माजूज तो कहीं आप हाबील काबिल और रावण का खूनी खेल शुरू हो गया। बुद्धा ये सब देखते हुए आंखें बंद और हाथ जोड़ते हुए कह रहा था, ज़लज़ले और जंगें इंसानों और आबादियों को नाबूद करते रहे हैं। रामायण पढ़ने वालों ने गेरुए रंग की होली और सलीब पकड़ने वालों ने गोरे काले की दुश्मनी, और इकरा पढ़ने वालों ने वक़ार नबूवत की गवाही को बेसमर करते हुए तालिबान के मुफ्तियों ने औरतों पर इल्म की सनत यककलम मनसूख कर दी है। हर सुबह दुनिया भर की चिड़ियों की चहकार को सुनी अनसुनी करते हुए घर आंगन की चिड़ियों के पर काटते रहे हैं। हज़रत ज़ैनब ने कहा था, इल्म इंसान के होने की दलील है, मान जाओ। अच्छा, अब कुछ गज़लें हो जाएं या सवाल जवाब हो जाए, फिर गज़लें सुनाती हूँ। सवाल जवाब जी बताइए। जी जी, उन्होंने हाथ उठा रहा है। जी बताइए 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 बताइए। हैं? अच्छा, मैं इसलिए समझे छोटा है और सवाल करने के लिए टेक्निक चाहिए, तो टेक्निक से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही आ जाएगी जैसे मुझे आ गई। मैंने भी तो बड़ों से सीखा था, आपने भी बड़ों से सीखा होगा। तो टेक्निक जो होती है वो इसलिए ज़रूरी होती है कि सवाल भी मुख्तसर किया जाए और जवाब भी मुख्तसर दिया जाए, ताकि बात ज़्यादा वसी हो जाए, ज़्यादा लोगों की समझ में आए और ज़्यादा लोग सवाल कर सकें। जी फरमाइए, कौन सवाल कर रहा है? वो पीछे खातून खड़ी है। कोई नौजवानों में से कोई सवाल जवाब अगर करना चाहे। हाथ मिला रही है, उठा रही है जी, उठा रही है। आप वो तो देखिए, आप सब की सब काम करती हैं, आप ऐसे ज़्यादातर काम करती हैं, मर्द भी काम करते हैं, औरतें भी काम करती हैं, इसलिए उनको तो आप सिखाया नहीं जाए। घर की तरबियत जो होती है, उसके बाद स्कूल की तरबियत, और फिर माशरे की तब्दीली, और फिर जब आप इंसान बन के इंसान के सामने खड़े होते हैं। हमने कभी इंसान बन के इंसान के सामने नहीं खड़े होते, हम औरत मर्द बन के खड़े होते हैं, और औरत शर्माती रहती है और मर्द सीना चौड़ा करके खड़ा होता है। हम दो इंसान हैं, हम दोनों आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकते, हम आपस में मिल के बैठ नहीं सकते। क्या हम एक दूसरे का मसले को हल नहीं कर सकते? बड़ी गलत बात है ये कि लड़की अपनी अगर मर्ज़ी से शादी करना चाहे तो उसे कत्ल कर दिया जाए। ये तो रसूलुल्लाह ने भी इसको मना किया था, उस माशरे में भी नहीं था। तो इस माशरे में जबकि हम चाँद पे भी पहुंच चुके हैं और औरतों ने चाँद पे भी हो आई हैं, हम ये इस किस्म की बातें करेंगे तो हम अफ़गानिस्तान ही बन जाएंगे ना। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने माशरे को इस तरह बनाएं जिस तरह इस वक्त माशाल्लाह लड़कियां भी बैठे हैं, लड़के भी बैठे हैं, मर्द भी बैठे हैं, औरतें भी बैठी हैं, और मैं और तुम भी बैठे। चलिए, मुझे याद आ रहा था कि मुझे याद आ रहा था, इफ्तिखार आप इजाज़त दें तो गज़ल सुनाऊं। मैंने डॉक्टर साहब, मैंने मीर का एक शेर पढ़ा था जिसमें आया गया ख्वाब करना, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने उस पर गज़ल लिखी। ख्वाब करने के दिन भी ढल गए हैं, हम भी तो राख में बदल गए हैं। वो जो आज़ार थे सलामत हैं, वो जो आज़ार से सलामत हैं, ख्वाहिश व शौक़ तो पिघल गए हैं।
और कैसी तकरार और किसके साथ, आदमियत को सब कुचल गए हैं। खस्तगी और जुनून की तहदारी, खस्तगी और जुनून की तहदारी, रोने वाले सब मसल गए हैं। रात भर जागना और चुप रहना, रात भर जागना और चुप रहना, इस कनात पे हम बहल गए हैं। चाक दामानिए वफा पे न जा, कितने गौहर यहाँ पे रुल गए हैं। और आखिरी शेर है, किसको है याद अब सहर खेजी, किसको है याद अब सहर खेजी, जितने बल थे वो सब निकल गए हैं। और अगली गज़ल है जो ताज़ा ताज़ा लिखी है, वो है, हमने गम की प्यास बढ़ाई, सर रखा दरवाज़े में, हमने गम की प्यास बढ़ाई, सर रखा दरवाज़े में, कोई जुनून पर रात को थामे, पहुँचे थे अंदाज़े में। दिन को धूप तो चेहरा बदलती, साया बन के साथ रही, दिन को धूप तो साया बन के चेहरा बदलती, साया बन के साथ रही, शाम को देखा अक्स शफक को अपने ही आवेज़े में। अपनी तो पहचान बहुत थी, डूबते चांद और सहरा से, हिजरो विसाल को गूंद के रखा हमने इस आमेज़े में। घर की सिमत तो किस काफिर को याद रही थी दरिया में, घर की सिमत तो किस काफिर को याद रही थी दरिया में, हमने तो पहचान ही रखी हर पत्थर हर रेजे में। और एक रिवायत बहुत पुरानी गूंज रही है कानों में, एक रिवायत बहुत पुरानी गूंज रही है कानों में, वही अलाप था, वही था नगमा इस मल्हार के कूजे में। खुबानी के बागों ने सुरमई धूप को ओढ़ा था, खुबानी के बागों ने सुरमई धूप को ओढ़ा था, ठंडा पानी निकलते देखा हमने तो कारेजे में। और बेपरवासी रहती हो क्यों अपने घर के आंगन में, बेपरवासी रहती हो क्यों अपने घर के आंगन में, दिल को रख कर भूल गई हो तुम भी तो एक अरीजे में। आखिरी शेर है, छलक रहा था कदम कदम पे फिर भी तूफ़ानी ठहरा, छलक रहा था कदम कदम पे फिर भी तूफ़ानी ठहरा, कितना प्यार भरा रखा था तुमने इस मशकीज़े में। बस ये हो गई। वो नज़्म जिसको आप कह रहे हैं, वो नज़्म ये हम गुनाहगार औरतें, वो नज़्म अब मेरी नहीं है, एक तो सारी पाकिस्तान की औरतों की हो गई है। और फिर ये कि मैं जिस मुल्क में जाती हूँ वहाँ पे उस ज़ुबान में वो नज़्म पहले से पहुँची होती है, और मुझसे इसरार करते हैं कि वो नज़्म और उर्दू में सुनाएं। उनके पास स्पेनिश में और इंग्लिश में और इटालियन में सब ज़ुबानों में होती है, और कहते हैं उसे आप जहाँ भी गई हूँ उन्होंने कहा है उर्दू में सुनाएं, क्योंकि वो उन्हें उर्दू बहुत पसंद आती है बोलना, उर्दू का बोलना। तो वो बस शुक्रिया। बहुत ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग बोझ सरफराज ठहरे, नियाबत इम्तियाज़ ठहरे, वो दावर अहलेदार ठहरे। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकलें तो झूठ से इशाराएँ अटी मिले हैं, जो बोल सकती थी वो ज़ुबानें कटी मिले हैं, हर एक दहलीज पे सज़ाओं की दास्तानें रखी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आँखें नहीं बुझेंगी कि अब जो दीगार गिर चुकी है उसे उठाने की ज़िद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। और अब आखिर में तालिबान पे नज़्म, जब मलाला का किस्सा हुआ और लड़कियों के स्कूल तोड़े जा रहे थे, तो उस वक्त मैंने लिखी थी, और इसको ये भी सारी दुनिया में घूम चुकी है कि वो जो बच्चियों से भी डर गए, वो जो इल्म से भी गुरेज पा, करे ज़िक्र रब्बे करीम का, वो जो हुक्म देता है इल्म का, करे उसके हुक्म से मावरा ये मनादियाँ, न किताब हो किसी हाथ में, न ही उंगलियों में कलम रहे, कोई नाम लिखने की जा ना हो, न हो रस्में इसमें जना कोई। वो जो बच्चियों से भी डर गए, करें शहर शहर बना दिया,
कि हर एक कदे हयानुमा को नकाब दो, कि हर एक दिल के सवाल को ये जवाब दो। नहीं चाहिए कि ये बच्चियाँ उड़े तायरों की तरह बुलंद, कहीं नहीं चाहिए कि ये बच्चियाँ कहीं मदरसों कहीं दफ्तरों का भी रुख करें। कोई शोला रू, कोई बासिफ़ा है, कोई तो उसका ये मकाम है, उसका मकाम है, यही हुक्म है, ये कलाम है। वो जो बच्चियों से भी डर गए, अब आखिरी बंद है जो ध्यान से सुन लीजिए, वो जो बच्चियों से भी डर गए वो यहीं कहीं है करीब में, उन्हें देख लो, इन्हें जान लो, नहीं इनसे कुछ भी बईद शहर ज़वाल में। रखो हौसला, रखो ये यकीन कि जो बच्चियों से भी डर गए वो कितने छोटे वजूद में। क्या जी, मैं क्योंकि टाइम अब ख़त्म होने वाला है, मैं इस सेशन का इख्तिताम हमारी और आपकी दोस्त हैं, यहाँ पे लोग उन्हें जानते हैं, और डॉक्टर नजीबा आरिफ जो कि इस्लामाबाद में होती हैं, मुहक्किक हैं, अफसाना निगार हैं, उनकी एक बहुत खूबसूरत नज़म है किश्वर आपा पे, वो मैं उनकी इजाज़त से इस दुआ के साथ के ये सारी उम्र ज़िंदा रहें और लिखती रहें। डॉक्टर नजीबा आरिफ की नज़म है किश्वर नाहीद को ज़िंदा रहना चाहिए। किश्वर नाहीद एक घना पेड़ है जो सरे राह खुद ब खुद अपने ज़ोर पर उगाता है। किश्वर नाहीद एक घना पेड़ है जो सरे राह खुद ब खुद अपने ज़ोर पर उगाता है और अपना साया रास्ते पर फैला देता है। इसकी छाँव में थके हारे मुसाफिर आराम करते हैं, इसकी टहनियों से परिंदों के घोंसले लटकते हैं जिनमें इनके अंडे और बच्चे महफूज रहते हैं। इसके पत्तों से हवा गुज़रती है तो नग़मे गूंजते हैं, इसकी शाखें खामोशी में सरसराती हैं और सरगोशियों में कहती हैं, देखो हमने चाँद को थाम लिया है, तुम चाहो तो चांदनी में दूर तक जा सकते हो। इसका तना मट्टी में गड़ा है, इसकी जड़ें धरती से फूटी हैं और गहरे पानियों तक जाती हैं। किश्वर नाहीद की कोई बेटी नहीं, लेकिन इसे बेटी की माँ बनना आता है। किश्वर नाहीद की कोई बेटी नहीं, लेकिन इसे बेटी की माँ बनना आता है। किश्वर नाहीद अकेली है, लेकिन साथ देना जानती है। किश्वर नाहीद औरत है और सच बोल सकती है, जहर पी सकती है, दार पे सद सकती है। किश्वर नाहीद वो हौसला है जिसे ज़िंदा रहना चाहिए। और इस दुआ के साथ के हमारी मज़ीद मुलाकातें होती रहें और किश्वर आपा जो हैं इसी तरह उनका साया हम सब पे सलामत रहे, वो लिखती रहें और हमारे फ़िक्र अदब की आबियारी करते रहें। आपकी तालियों में किश्वर नाहीद साहिबा। बहुत शुक्रिया। सबसे ये चाहूँगी कि ये दुआ करें कि जितने लिखने वाले हैं वो जब तक उनका कलम सलामत है वो लिखते रहें और सच बोलते रहें, और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में अदीबों ने अहम किरदार अदा करना है, उसको आप मानिए और उनको साथ लेके चलिए। हम आप अलग नहीं हैं, हमारे पास कलम है और आपके पास दिमाग है, हम दोनों मिलके आगे पाकिस्तान को बचा सकते हैं। पाकिस्तान बुरे हालत में है, पाकिस्तान को बचाने की हम सब की हिम्मत की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, जिसको कि हम फना नहीं होने देंगे। पाकिस्तान। ख़वातीन और हज़रात, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।